26 नवंबर 2008। रात के 9 बज रहे थे। मुंबई, जो कभी नहीं सोती, उस रात अपनी सबसे गहरी नींद में थी। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस पर लोग घर लौट रहे थे। ताज होटल की लॉबी में शैंपेन के गिलास टकरा रहे थे। नरीमन हाउस में एक परिवार रात के खाने की तैयारी कर रहा था और अरब सागर की काली लहरों के बीच 10 आदमी AK-47 थामे मुंबई के किनारे की तरफ बढ़ रहे थे। कोई नहीं जानता था, या शायद कोई जानता था। यही वो सवाल है जो भारत को आज भी रातों को जगाए रखता है। 26 नवंबर सिर्फ एक आतंकी हमला नहीं था। यह एक ऐसी चूक थी जिसकी चेतावनी बार बार दी गई थी। यह एक ऐसी विफलता थी जो होनी नहीं चाहिए थी, और यह एक ऐसा जख्म है जो अभी तक पूरी तरह भरा नहीं। आज हम उस दरवाजे को खोलेंगे जिसे बंद रखने की कोशिश बहुत की गई। चलिए कुछ हफ्ते पीछे जाते हैं। सितंबर 2008। दिल्ली में इंटेलिजेंस ब्यूरो के दफ्तर में एक रिपोर्ट टाइप हो रही थी। ये कोई आम रिपोर्ट नहीं थी। इसमें लिखा था कि पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा समुद्री रास्ते से भारत में घुसपैठ की योजना बना रहा है। निशाना मुंबई। यह रिपोर्ट महाराष्ट्र के कोस्टल सिक्योरिटी अथॉरिटीज को भेजी गई, नेवी को भेजी गई, कोस्ट गार्ड को सूचित किया गया। फाइल गई, स्वीकृति मिली, और फिर कुछ नहीं हुआ। यह पहली बार नहीं था। रिकॉर्ड बताते हैं कि 2008 में अकेले 26 नवंबर से पहले कम से कम 5 अलग अलग इंटेलिजेंस वार्निंग्स दी गई थीं। हर बार समुद्री रास्ते का जिक्र था, हर बार मुंबई का नाम था, हर बार लश्कर का नाम था। अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने भी अपने भारतीय समकक्षों को सतर्क किया था। एक अमेरिकी रिपोर्ट में तो ताज होटल और नरीमन हाउस का नाम तक था, वही जगह जहां 26 नवंबर को खून बहा। सोचिए, जिन इमारतों पर हमला होने वाला था उनका नाम पहले से था। फिर भी मुंबई का समुद्र तट 150 किलोमीटर लंबा है। इस पूरे तट पर उस रात कितने कोस्ट गार्ड जवान तैनात थे? रिकॉर्ड बताते हैं कि पेट्रोलिंग अत्यंत सीमित थी। जिन बोट्स को समुद्री निगरानी के लिए रखा गया था उनमें से कई ऑपरेशनल नहीं थीं। जिस ATS यानी एंटी टेररिज्म स्क्वाड को शहर की सुरक्षा का जिम्मा था, उसके पास बुलेट प्रूफ जैकेट तक पुरानी और घटिया थीं। यह बात उस रात साबित हो गई जब ATS चीफ हेमंत करकरे, जिन्होंने खुद एक बड़े हिंदू आतंकवाद नेटवर्क की जांच शुरू की थी, एक साधारण बुलेट के सामने टिक नहीं सके। उनकी जैकेट ने धोखा दिया। 26 नवंबर की रात जब 10 आतंकी मुंबई के बधुअर पार्क इलाके में उतरे तो उन्होंने पहले एक मछुआरे की नाव छीनी थी। एक भारतीय मछुआरे ने ही बाद में बताया कि उसे जबरदस्ती उतार दिया गया। उन्होंने उस मछुआरे को जीवित छोड़ा, शायद लापरवाही से, शायद जानबूझकर। लेकिन उस मछुआरे ने किसी को नहीं बताया। डर था, या शायद उसे पता ही नहीं था कि वो किस तबाही का हिस्सा बन गया है। और फिर शुरू हुई वो रात जो 60 घंटे तक चली। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस में अजमल कसाब और उसके साथी ने अंधाधुंध गोलियां चलाईं। भागते लोग, चीखें, खून से सने फर्श, 58 लोग वहीं मारे गए। कामा अस्पताल, जहां बीमार बच्चे भर्ती थे, वहां भी आतंकी पहुंचे। डॉक्टरों और नर्सों ने मरीजों को बचाया, खुद अंधेरे में छुपकर। नरीमन हाउस में रबाए गवरियल होल्सबर्ग और उनकी पत्नी रिफ्का को बंधक बनाया गया। रिफ्का गर्भवती थी। उनके 2 साल के बेटे मोशे को उनके घरेलू कामगार सांद्रा ने बचाया। सांद्रा ने बच्चे को गोद में उठाया, आतंकियों की नजर बचाकर इमारत से बाहर निकली। मोशे की मां उस रात नहीं बची, उसके पिता नहीं बचे। वो बच्चा आज बड़ा हो गया है इजराइल में, लेकिन उसे उस रात की याद नहीं। उस रात उसकी उम्र सिर्फ 2 साल थी। 166 लोग मारे गए, 300 से ज्यादा घायल हुए। 9 आतंकी मारे गए, एक ओक अजमल कसाब पकड़ा गया। यह हमला 60 घंटों तक चला। 60 घंटे मतलब 2.5 दिन। एक लोकतांत्रिक देश की आर्थिक राजधानी 10 लोगों के सामने 2.5 दिन तक लाचार रही। लेकिन असली सवाल यहां से शुरू होता है। जब पूरी दुनिया की नजरें मुंबई पर थीं, CNN, BBC, अल जजीरा, सोमाली तारे तक को सब लाइव ब्रॉडकास्ट कर रहे थे, तब वो इमेजेस पूरी दुनिया देख रही थी जो भारत कभी दिखाना नहीं चाहता था। जलता हुआ ताज होटल जो भारत की शक्ति का प्रतीक था। NSG कमांडोज जो हेलीपैड पर उतर रहे थे। लेकिन घंटों बाद, क्योंकि उनका बेस दिल्ली में था, मुंबई में नहीं, उन्हें पहले फ्लाइट मिली, फिर इक्विपमेंट मिला, फिर ब्रीफिंग हुई। पूरे 9 घंटे बाद NSG मुंबई पहुंची। 9 घंटे। उस वक्त में कितनी जानें बच सकती थीं? बाद में जो जांच हुई उसने कुछ कड़वे सच उजागर किए। इंटेलिजेंस शेयरिंग की कोई कोहेरेंट सिस्टम नहीं थी।
IB अपनी बात कहती थी, RAW अपनी, नेवी अपनी, महाराष्ट्र पुलिस अपनी। इन सब के बीच कोई एक ऐसी जगह नहीं थी जहां सब धागे आकर मिलते। यह सिर्फ ब्यूरोक्रेटिक फेलियर नहीं था, यह सिस्टेमिक ब्लाइंडनेस थी। हर विभाग को पता था, लेकिन किसी ने जिम्मेदारी नहीं ली। हर चेतावनी फाइल में दर्ज हुई, लेकिन किसी ने एक्शन नहीं लिया। और इस जिम्मेदारी के शून्य में आपको 166 लोगों ने अपनी जान दी। 26 नवंबर के बाद भारत बदला, कागजों पर। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बनी, नेटग्रिड बनाया गया, NSG के हब देश के 5 शहरों में बनाए गए। लेकिन जो सवाल उठे थे, क्या वो जवाब मिले? जिन अफसरों की देखरेख में यह चूक हुई, उनमें से कितनों को सजा मिली? जिन नेताओं ने वार्निंग्स को इग्नोर किया, वो कहां गए? जिस सिस्टम ने 166 लोगों को मरने दिया, क्या वो सिस्टम बदला? 2012 में अजमल कसाब को फांसी दी गई। उसे फांसी देने से पहले उसे एक आखिरी सवाल पूछा गया, क्या तुम्हें पश्चाताप है? उसने कोई जवाब नहीं दिया। मुंबई के बदवार पार्क पर, जहां से वो आए थे, आज भी मछुआरे काम करते हैं। सुबह जाल डालते हैं, शाम को लौटते हैं। उस किनारे पर कोई मेमोरियल नहीं है, कोई याद नहीं दिलाता कि यहां से तबाही आई थी। शायद हम भूल जाना चाहते हैं, लेकिन जो लोग उस रात मरे, वो अब हमें याद नहीं दिला सकते। हर साल 26 नवंबर को मोमबत्तियां जलती हैं, भाषण होते हैं, शहीदों को श्रद्धांजलि दी जाती है। लेकिन असली श्रद्धांजलि ये नहीं है। असली श्रद्धांजलि ये है कि हम वो सवाल पूछते रहें जो असुविधाजनक हैं, वो जवाब मांगते रहें जो अभी तक नहीं मिले। क्योंकि जो देश अपनी गलतियों से नहीं सीखता, वो देश उन गलतियों को दोहराता है। 166 लोग मरे उस रात। चेतावनी थी, सिस्टम था, संसाधन थे, फिर भी वो मरे। और यही सबसे बड़ा सवाल है, जिसका जवाब किसी फाइल में नहीं, किसी भाषण में नहीं, किसी मेमोरियल में नहीं, बल्कि उन 166 खाली कुर्सियों में है, जो आज भी किसी दस्तरखान पर, किसी दफ्तर में, किसी स्कूल में खाली पड़ी हैं।